तो चलिए करेंट अफेयर 2025 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली बेनिफिटेड फ्रॉम द इंडियन नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो भी रहेगा वो मैं बताते चलूंगा। तो ये है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 आवर के अंदर पूरा कंप्लीट करा देंगे इसको, और बाकी पीडीएफ नोट्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, नहीं तो एक क्लास अगर देखा जाए तो 4-5 दिन का क्लास हो सकता है अगर अच्छे से एक्सप्लेन किए तो, बट उतना टाइम नहीं है। राइट, ओके, देखिए, Which country become the first Southeast Asian nation to legalize same-sex marriage? वो कौन सा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि सेम सेक्स को लीगलाइज किया, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो यहाँ पे है थाईलैंड। थाईलैंड होगा। ठीक है, जो कि 23 जनवरी 2025 को ये चीज हुआ। 25 जन 2025 को हुआ। आप सोचेंगे कि पहले तो इससे बहुत पहले हो चुका है, ऐसा कुछ कंट्री दे चुके हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड में जो फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड, तो वो है नीदरलैंड। वो है नीदरलैंड जो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया अप्रैल 1 2001, 1 अप्रैल 2001 को। लेकिन साउथ ईस्ट पूछ रहा तो ये अभी अभी हुआ, रिसेंट में हुआ है, इसलिए ये करंट अफेयर का पार्ट है। ओके, तो इसमें सभी LGBTQ जो आपने नाम सुना होगा वो सब यहाँ आ जाते हैं इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। On which date is नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया? अगर आपको आंसर पता है तो आप ऐसे बैठे मत रहिए, आंसर क्लिक भी करते रहिए। मैं बता रहा हूँ फास्ट, लेकिन आप भी लिखते रहिए। जैसे आप ऑप्शन देंगे ABC, कुछ भी लिखते रहेंगे तो उससे क्या आपका माइंड जो है एक्टिव रहेगा और आपको रिवाइज होते रहेगा। आप यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे आंसर करने में तो 100% बता रहा हूँ आपका एग्जाम में राइट होगा। ठीक है, हमेशा ये बात मैं बोलता हूँ, और आप राइट आंसर बताते हैं तो हमेशा राइट रहेगा, लेकिन रॉन्ग जो बता देंगे आप आंसर, वो भी कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा राइट होगा। ठीक है, तो आंसर करते रहना है। और क्वेश्चन नंबर के साथ कि 3 का ये C है, 2 का B है, जो जैसा है वैसे नंबर के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ राजा, सौरभ, कुमुद, ये लोग आंसर कर रहे हैं। देखो ये भी राइट आंसर है, जनवरी 25 राजा का आंसर है। जनवरी 25 को ये सेलिब्रेट होता है नेशनल टूरिज्म डे। ओके, इंडिया में याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी bid cleared the technical evaluation for the P-75I submarine project in कोलैबोरेशन विद TKMS ऑफ जर्मनी। TKMS एक जर्मनी की कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये हुआ है, जो कि इसका राइट आंसर होगा मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो नाम सुने होंगे क्योंकि PSU में इसमें भी वैकेंसी आती है। राइट, चलिए, व्हाट वाज द थीम फॉर रिपब्लिक डे 2025? रिपब्लिक डे जो हुआ था अभी हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, तो उसमें थीम जो है वो क्या था? बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, याद होगा कुछ। हिंदी में है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, और उसी का
इंग्लिश में जो ऑप्शन दिया है गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखिए, करंट अफेयर का कैसा है कि 100 क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर 2 से 4 क्वेश्चन आपके आ गए एग्जाम में तो समझिए कि आपका पढ़ना वर्थ है, ठीक है। बता नहीं सकते कहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, अनलिमिटेड चीजें हैं, बट उतना क्वेश्चन भी अगर 2 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके आ जाते हैं, अगर 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक एक मार्क्स से कट ऑफ नहीं पार कर पाते हैं उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एक मार्क्स के भी इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए मेहनत करिए लास्ट टाइम तक। ओके, देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 25th एनिवर्सरी एडिशन ऑफ FICCI फ्रेम्स। नाम सुने होंगे इसमें, कौन है वो ब्रांड एम्बेसडर? आयुष्मान खुराना, राइट आंसर है सौरभ का। अच्छा, इसके पहले वाला आंसर था राजा सौरभ का। ओके, तो ये है आयुष्मान खुराना, राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, which institution led the study on climate changes impact on the dengue outbreaks and propose an early warning system? तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है? आंसर करते रहेंगे, मैं बताते रहूंगा लेकिन आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। आपसे पहले भी बता दूंगा तो भी आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ओके, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सभी ऑप्शन अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि आपकी आंखों के सामने से एक बार चला जाए। बाकी एक बार पीडीएफ को रिवाइज करेंगे, पीडीएफ रिवाइज करने में मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा मान लीजिए लगेगा, और आपके क्वेश्चन जो है 2-4 कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि 5 क्वेश्चन जो है, कोल इंडिया का आप एग्जाम दे रहे हैं तो कोल इंडिया का एग्जाम में 25 जीएस का क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आएगा। 5 क्वेश्चन मिनिमम जो है करंट अफेयर से आएगा ही। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, which rocket is set to launch the NVS-02 satellite as a part of ISRO 100th mission from the Satish Dhawan Space Center? ओके, तो ये कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, GSLV F-15, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो जैसा है वो आपको थोड़ा सा पढ़ भी लेना है, अगर आप जानना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या है तो आपको थोड़ा सा जाकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए क्योंकि ये थोड़ा सा लेटेस्ट है तो करंट अफेयर में यही आएगा। ओके, क्योंकि ये जो घटना हुआ है, जो ये मिशन जो हुआ है वो अभी अभी जनवरी 29-25 को हुआ है, 9 जनवरी को हुआ है, 9 जनवरी 2025 का है ये बात है, इसलिए ये करंट में है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ओके, राइट, देखिए अभी, Which Indian state recorded over 800 farmer suicide in 2024? कहीं भी फार्मर सुसाइड का सबसे ज्यादा अगर आएगा इस टाइप से क्वेश्चन किसी भी ईयर में, मैं बोल रहा हूँ किसी भी ईयर में, कभी भी 2 साल बाद भी आपको एग्जाम देंगे, अगर आ गया तो उसमें आंख बंद करके डाल दीजिएगा महाराष्ट्र में लास्ट 2 डिकेड से देखा गया है, 20 ईयर्स से, जो कि सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड जो है महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा। ओके, जितना फार्मर सुसाइड है इंडिया में उसका 38% जो है फार्मर सुसाइड जो है सिर्फ महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी आए तो आप देख सकते हैं, और ये 38% डेटा जो है अकॉर्डिंग टू 2022 के हिसाब से है, अभी हो सकता है कि बढ़ भी गया हो। ओके, और इसमें भी महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, जो एवरी ईयर 150 to 175 फार्मर सुसाइड कर ले रहे हैं।
सिर्फ अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वेयर इज द बंकापुर वोल्फ सेंचुरी, द फर्स्ट वोल्फ सेंचुरी इन द स्टेट लोकेटेड? कहाँ है ये बंकापुर वोल्फ सेंचुरी? किसी को याद हो, कोई सुना होगा तो बताते रहे आंसर। ओके, कहाँ है फर्स्ट वोल्फ सेंचुरी? है कर्नाटका में, कर्नाटका इसका राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फर्स्ट फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ से टॉपिक जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एक टॉपिक वाइज बनाया गया है। आपको पीडीएफ जो मिलेगा उसमें देखेंगे अलग अलग टॉपिक पे करंट अफेयर है, तो फिर से इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, राइट। स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 10-12 हम लोग करेंगे। ओके, व्हेन वाज द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप शेड्यूल? खो खो वर्ल्ड कप शेड्यूल जो है वो कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था जनवरी 13 से 19 तक 2025 में। बी आंसर होगा जनवरी 13 to 19 2025 में खो खो वर्ल्ड कप का शेड्यूल हुआ था। ओके, और ये कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन है कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट कितने थे, कितने पार्टिसिपेंट थे? तो टोटल 23 पार्टिसिपेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप? तो 23 कंट्री थी जो पार्टिसिपेट किए थे। ओके, राइट। तो एक ही जगह से कैसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन जा रहा है, राइट। ओके, हाँ, कुमुद बता रहे इंडिया वर्सेस नेपाल फाइनल हुआ था, इंडिया जीता था, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which country will host the UEFA Women European Championship in 2025? कहाँ कौन से कंट्री है जो होस्ट किया था? ठीक है, बताइए। यूईएफए जो है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है, इसका फुल फॉर्म यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, जो चैंपियनशिप हुआ था 2025 में, जो कि होस्ट किया था स्विट्जरलैंड। राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेट्स फॉर द यूईएफए वुमेन्स यूरोपियन चैंपियनशिप? ये डेट भी पूछ रहा है, कौन से डेट को हुआ था? तो आपको बता दूं आंसर इसका जो होगा जुलाई 2 जुलाई टू 27 जुलाई तक हुआ था 2025 में। तो राइट आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which team is defending their title in the UEFA Women's European Championship? कौन सी कंट्री है, कौन सी टीम है जो डिफेंड किया था? तो वो है इंग्लैंड। ठीक है, वो है इंग्लैंड। राइट आंसर जो है इंग्लैंड होगा। ओके, आंसर करते रहिए, आप लोग करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। वेयर विल द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 बी होस्टेड? कहाँ पे हुआ था? तो ये यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट। ओके, स्पीड ठीक चल रहा है कि ज्यादा स्पीड में मैं भाग रहा हूँ? ठीक है, सभी एग्जाम के लिए आएगा, मैं पहले ही बताया हूँ, लेकिन ये अभी फोकस है कोल इंडिया के एग्जाम को लेकर, जो कि सिर्फ 5 to 6 डे बच गया है। 29 मार्च को एग्जाम है, तो उस हिसाब से बस तेजी में जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ आपके हाथ में मिलेगा, उससे आपको कर लेना है बाकी चीजें। ओके, पढ़ लेना है थोड़ा सा डिटेल में, अगर फास्ट हो रहा होगा तो बताएंगे। ठीक है, ठीक है, बताइए कोई आंसर के अलावा भी और भी कुछ बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो या एग्जाम से रिलेटेड
ये सब्जेक्ट्स के अलावा भी कुछ पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड, कोल इंडिया के बहुत सारे इसमें कोल इंडिया के ही कैंडिडेट है ना, तो अभी पूछ सकते हैं एग्जाम से पहले। ओके राइट, देखिए अब है कि व्हाट इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप इन 2025। तो न्यू फॉर्मेट जो है इसमें 32 टीम जो है वो रहेगी। ओके तो 32 आंसर है, 32 टीम्स। ओके नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हेन विल द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 टेक प्लेस। ये फीफा वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे, कहाँ पे नहीं, कब हुआ था, कब हुआ था। तो ये 14 जुलाई से लेकर नहीं जून, 14 जून से लेकर 13 जुलाई तक हुआ था 2025 में, जो नहीं होने वाला है, सॉरी होने वाला है, जो कि 1 मंथ तक चलेगा। ओके तो राइट आंसर इसका ए है, जो कि जून 14 से लेकर जुलाई 13 2025 तक होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है तो अगले 1 ईयर तक ये क्वेश्चन जो है जो भी एग्जाम देंगे उसमें आने की संभावना है। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में और भी डिटेल जो है आप लेकर रखेंगे। ठीक है अभी तो इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जब ये वर्ल्ड कप जब हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन और बनेगा, कितनी टीम थी, कौन जीता कौन हारा, ठीक है किसको क्या मिला, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लेना है एक कप होने के बाद, क्योंकि उसके बाद जब एग्जाम होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन विच कंट्री विल द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बी हेल्ड। 2025 वर्ल्ड कप एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है। तो वो होगा जापान में। ठीक है राइट आंसर जो है वो जापान है, ए। ओके कमेंट आप लोग का देख लो। ठीक है चलो अभी कमेंट बहुत देर से 3 मिनट से किसी का कुछ आया नहीं है। ओके ओके आंसर नहीं है तो कुछ भी तुक्का भी लगाना है, यहाँ तुक्का लगाएंगे रॉन्ग भी होगा तो भी चलेगा, आपको याद हो जाएगा। कुमुद तुक्का भी लगाते रहना, नहीं पता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो तुक्का लगाना ही है ना, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ओके चलिए व्हेन विल द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 बी हेल्ड। ये तो हो गया ना, नहीं ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है। इसके पहले क्वेश्चन क्या था, सेमी तक, अच्छा कब होने वाला है ये डेट दिया हुआ है। ठीक है तो ये होने वाला है सितंबर में, सितंबर में होगा। राइट आंसर बी है सितंबर। नेक्स्ट है व्हाट स्पोर्ट्स इज द एसएस सीरीज एसोसिएटेड विथ। एसएस सीरीज जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किस खेल से एसोसिएटेड है। सही है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा देखते हैं आप लोग क्रिकेट, क्रिकेट का ही सीरीज है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच का। ओके तो ये है क्रिकेट, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट जो है द 2025 राइडर कप विल टेक प्लेस इन विच सिटी। राइडर कप कौन से सिटी में हो रहा है 2025 में, कौन से सिटी में होने वाला है। ठीक है तो ये वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है न्यूयॉर्क होगा, राइट आंसर सी न्यूयॉर्क। ओके नेक्स्ट देखेंगे व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द राइडर कप इन 2025। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है तो राइडर कप ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है तो इसका राइट आंसर है बी प्लेयर कंपेंसेशन फॉर यूएस प्लेयर, यूएस प्लेयर के लिए है। ओके
ओके, अभी आगे देखेंगे। अब यहां से स्टार्ट हो रहा बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक मेमोरी एंड माइलस्टोन मार्किंग 60 years ऑफ द एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो ये कौन है ऑथर, इसका है वी श्रीराम एंड लक्ष्मण, लक्ष्मण, ठीक है, याद रखेंगे नाम। बुक्स एंड ऑथर का जो क्वेश्चन है वो आता है, ठीक है। तो ये चेन्नई में रिलीज हुआ था, अभी अभी चेन्नई में रिलीज हुआ था, जो कि 15 मार्च 2025 को रिलीज हुआ था। कहाँ पे बुक ये रिलीज हुआ था, चेन्नई में। चेन्नई में कब हुआ था, 15 मार्च को, 15 मार्च 2025, इसलिए ये रिसेंट है। अगर बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, 90% इसका चांस है अगर बुक्स एंड ऑथर से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है अभी अभी तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which event marked the formal release of the book The Life and Contribution of the Women Members of the Constituent Assembly? तो इसका कौन सा है, इसका राइट आंसर है, उसी से रिलेटेड जो भी आपको दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको नहीं आंसर पता हो तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि आंसर वहीं से समझ जाएगा। क्या बोल रहा है ये देखिए, द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वुमेन से रिलेटेड है, तो वुमेन से रिलेटेड ये ऑप्शन में दिख रहा है इंटरनेशनल वुमेन डे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन डे पे ये सारी चीजें किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु रिलीज द साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक फॉर महिला सुरक्षा ऑन द एव ऑफ द 50th इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये भी याद रखिएगा कि 50th इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया अभी अभी, ये भी याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर है, बी आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वही करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको नहीं पता होगा, और हर चीज पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है कि आप सब चीज एग्जाम में पढ़कर चले जाएं, ठीक है। तो सब चीज पढ़कर आप चले जाएं ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो अपने दिमाग से सोचना है, लगाना है कि किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप के है, किस रीजन से रिलेटेड है। अगर किसी सिटी उटी का नाम दिया है तो, या किसी स्टेट का, तो उस स्टेट में कौन सी सिटी है, किसी सिटी का नाम दिया तो वो सिटी कौन से स्टेट से रिलेटेड नाम आपको लग रहा है, उस हिसाब से थोड़ा सा अपना तुक्का लगाना होता है, ठीक है, वो सही तुक्का जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च ऑटोबायोग्राफी ऑफ नोबेल पीस ल्यूरेट कैलाश सत्यार्थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी बुक रिलीज हुआ है। कैलाश सत्यार्थी को आप लोग जानते हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, और तो इनका बुक एक रिलीज हुआ है। तो उस बुक का नाम क्या बोले, ऐश्वर्य गौतम सर, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन जो रहेगा एप्टीट्यूड रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, वो सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो उसको मैं बोलूंगा 25 क्वेश्चन को अगर 30 मिनट्स भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब एग्जाम में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन कर रहा है। करंट अफेयर कैसे 8 से 10 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। जीके जीएस का ऐसा ही होता है। इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 20 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें ध्यान देना होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम बढ़िया रखना होता है, नहीं तो थोड़े थोड़े में रॉन्ग हो जाता है इंग्लिश का क्वेश्चन।
रीजनिंग का क्वेश्चन स्कोरिंग है, सिंपल भी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो आपने कर दिया 25 लगा दिया 40 मिनट 45 मिनट, नहीं, 15 मिनट से 20 मिनट तक में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए रीजनिंग के, और 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बहुत कम भी मिला तो 23 मार्क्स आपको मिलना चाहिए। इस टाइप से रीजनिंग की प्रैक्टिस होना चाहिए। रीजनिंग जो है वो बहुत पढ़ने उड़ने का कोई मामला ही नहीं है। रीजनिंग सबको आती है, प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस, ताकि कम टाइम में आप कर सके। उस समय वहां पे दिमाग आपका कैसा चल रहा है उस हिसाब से होगा। यहाँ पे आप पढ़ कर जा रहे हैं कुछ, वहां पे कोई कंसेप्ट अलग लॉजिक का आ जाएगा, तो उस लॉजिक के हिसाब से आपके माइंड जो है काम करना चाहिए उस समय। एचआर के जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन 1 आवर के अंदर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 1 आवर में, उसको टाइम ज्यादा भी दे सकते, बट 1 आवर में वो क्वेश्चन आ जाएगा। कोई ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर हार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये जो है कैलाश सत्यार्थी जी जो है, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था। इन्होंने अभी जो क्या किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है अपना ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम दिया है दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई। ये तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत फेमस इंसान है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका भी नाम आप लोगों ने जाना होगा, अभी 1-2 साल पहले की बात है, जो कि इनको भी नोबेल प्राइज जो है मिल चुका है इकोनॉमिक्स में, और जो जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी, जो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है, अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है। तो वहां इनको नोबेल प्राइज जो है इकोनॉमिक्स में मिला, ठीक है, अभिजीत बनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, एक इनका बुक भी इनका पब्लिश हुआ है, जो चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 3-4 जो इंपॉर्टेंट बोला ना बुक्स एंड ऑथर से, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आता है तो, नहीं भी आता है तो, अगर 3 कोई एग्जाम देंगे ना, एक एग्जाम में तो क्वेश्चन आने वाला है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अ न्यू बुक टाइटल ऑपरेशन खात्मा हैज बीन ऑथर बाय होम। ये कौन ऑथर है इस बुक का, ऑपरेशन खात्मा का, ऑपरेशन खात्मा, ये सुने होंगे, ठीक है, बहुत नाम सही है, ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है, जो टाइटल है बुक का, ये दोनों हो जाएगा, आरसी गंजू एंड अश्विन भटनागर। इसमें क्या हुआ था, ऑपरेशन खात्मा में जम्मू कश्मीर पुलिस का ग्रुप जो है, उसने उस समय उन लोगों ने 22 टेररिस्ट को मार गिराया था, ठीक है। ऑपरेशन खात्मा एक नाम दिया गया था, जिसमें 22 टेररिस्ट 22 टेररिस्ट को मार गिराया था, कौन, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ग्रुप, ठीक है। आगे देखते हैं, Who is the author of the book The Battle of Belonging? The Battle of Belonging किसका बुक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, सब लोग इनका नाम जानते होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं, आपको पता होगा, शशि थरूर जी हैं, ओके। तो इनकी और भी बहुत सारी बुक है, क्या बताऊं, वसीम अख्तर, डेटा एनालिसिस ऐड हुआ है, ओरिजिनिंग में सर हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, वो अपने ऊपर है कि आप वहां पे किस तरीके से आंसर उसका कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली वहां पे सोचना होता है, वहां पे इसका प्रैक्टिस करके जाने से आपका एक माइंड जो है डेवलप होता है कि किस टाइप से आंसर करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो वहां पे आप कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन करके जाइए, वहां पे हो जाएगा, ओके। 22 टेररिस्ट,
इसके पहले जो बताया था 22 टेररिस्ट, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने टेररिस्ट को मार गिराया था, बस ये पूछा जाएगा कि कौन ऑपरेशन खात्मा जो है किसके द्वारा हुआ था। तो ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है उसके द्वारा हुआ था, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस ग्रुप है उसके द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन खात्मा, जिसमें 22 टेररिस्ट को मार गिराए थे उन्होंने। ठीक है, हाँ डीआई तो है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी है। अभी देखो, अभी आप पूछेंगे ना कि क्या है नहीं है, तो मुझे याद भी नहीं होगा शायद से, फिर से सिलेबस अभी देखना पड़ेगा। आपको सिलेबस बताया हूँ, दिखाया हूँ, दिया भी हूँ, वेबसाइट पे भी आया है, तो उस हिसाब से करना है। और लास्ट टाइम पे कोई टॉपिक आपको, जैसे पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो या थोड़ा टफ लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए लास्ट टाइम पे। जो टॉपिक आपको कॉन्फिडेंट है, अच्छे से आता है, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए कि वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व करने वाले हैं, जिसपे कॉन्फिडेंस है, जो आपको आता है, वो रॉन्ग करके ना आ जाए। जो आप आते हुए अगर क्वेश्चन को रॉन्ग करके एग्जाम में आ गए ना, तो रात को नींद नहीं आती है, और जो नहीं आता है उसकी तो बात ही अलग है ना। तो लास्ट टाइम में क्या होता है, कुछ बहुत स्टूडेंट होते हैं ऐसे कि नया नया चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी मान लीजिए जीके जीएस कोई उठाकर बैठ गया नया नया, अभी पहली बार मान लीजिए बायोलॉजी पढ़ने लगा, ठीक है, हो सकता है एक दो दो तीन क्वेश्चन तो आएगा ही बायो से, लाइफ साइंस से, और कभी नहीं पढ़ा है और वही पढ़ने लगा, तो वो एक दो क्वेश्चन के चक्कर में बाकी चीजें बहुत सारे छूट जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें आपको आता है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करें, और खास करके मैथ रीजनिंग की बात है तो मैथ रीजनिंग वो वही पढ़े जो आपको अभी तक आता है, उसी को बार बार रिवाइज करें। ठीक है, कोई टॉपिक मतलब 15-20 मिनट में क्लियर हो जाने वाला है तो वो नया पढ़ लेना है, बाकी ज्यादा टाइम नहीं देना है। मान लीजिए कोई टॉपिक है, मान लीजिए आपको नहीं आता है, परसेंटेज निकालने नहीं आता है, तो 5-6 घंटा उस पर मेहनत करना पड़ेगा। परसेंटेज का क्वेश्चन तो आएगा फिक्स है कि एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन मान लीजिए अभी कभी नहीं पढ़े, 5-6 घंटा अभी लगेगा पढ़ने में कम से कम, ऐसे तो 4 दिन लगता है, तो उसको छोड़ देना है। अभी के टाइम में जो आता है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, या कुछ टॉपिक जो सिंपल सिंपल है, सिंपल परसेंटेज निकालते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीका से लास्ट टाइम में ध्यान रखना है आपको। ओके, और इसलिए लास्ट में मैं लाइव क्लास एक करंट अफेयर का लेकर आया हूं कि आप लोगों के सामने बातें हो सके और कुछ चीजें बता सकूं और थोड़ी मोटिवेशन आपको मिल जाए। ठीक है, शायद मिल जाए, मिल रही होगी, और बहुत कम ही स्टूडेंट, 1% भी जो स्टूडेंट ज्वाइन अभी लाइव क्लास नहीं हुए हैं, जितने स्टूडेंट है उसके 1% भी लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका भी मजबूरी होगा। बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, और ये भी बता दूं कि अगर जॉब में होंगे, वर्किंग है, तो 5-6 दिन आप कोई भी बहाना मारकर छुट्टी मार दीजिए। कॉलेज हो या कुछ भी हो, जॉब कर रहे हैं, कोई भी बहाना कीजिए, और लास्ट वीक में मैं हमेशा बोलता हूँ छुट्टी ले लीजिए और पढ़िए दिन रात, 15-16 घंटा अभी पढ़िए अच्छे से। लास्ट दिन 28 को पढ़ाई छोड़ देना, ऐसा लगे कि अब उससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। 28 मार्च को मान लीजिए 5-6 बज गया, या 8-9 बजे तक पढ़िए, खाना खाइए, आराम से सोइए, कोई टेंशन नहीं, सुबह जाकर एग्जाम दीजिए। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये हो गया, ये भी बता दिया, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द कंट्रोवर्शियल बुक फॉरबिडन वर्सेस। एक कंट्रोवर्शियल बुक है जो कि फॉरबिडन वर्सेस नाम है, इसके ऑथर कौन है, ये इंटरनेशनल ऑथर है शायद से। ठीक है, अबू नुआस, नाम नहीं सुने होंगे, मैं भी पहली बार ही सुना था 2 दिन पहले, अबू नुआस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु रोट द सोशल कंट्रैक्ट। सोशल कंट्रैक्ट जो है किसने लिखा है, बताइए। सोशल कंट्रैक्ट, ये भी नहीं सुने होंगे, मैं भी नहीं सुना था। ठीक है, तो ये है जेन जैक रोसियो, नाम अजीब है थोड़ा। ठीक है, बहुत कम चांसेस से ये आएगा, लेकिन क्या पता, पेपर हार्ड बना तो आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बुक
ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मलाइस इज रिटन बाय। तो ये कौन बुक लिखा था? इनका भी नाम बहुत फेमस है, आप लोग पहले भी सुने होंगे, ठीक है, तो बताइए। हाँ, खतरनाक नाम है इसके पहले वाला। नहीं नहीं, ये है खुशवंत सिंह, इसके ऑथर जो है वो है खुशवंत सिंह। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। द नेशनल वाटरवे 3 ओरिजिनली एक्सटेंडेड फ्रॉम कोलम टू कोतापुरम was extended to which place as per the National Waterway Act 2016? बताइए। नाम से ही बता सकते हैं, नाम जो ऊपर लिखा है ना उसी हिसाब से आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग आ गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। जहां से नंबर 1 स्टार्ट होता है फिर समझिए टॉपिक चेंज हो गया है। तो अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये है कोझिकोडे, कोझिकोडे, ठीक है, कोझिकोडे है। तो ये कवर करता है 205 किलोमीटर कोलम टू कोतापुरम। तो यहाँ पे लिखा है कोलम टू कोतापुरम जो है वो ये है, कवर करता है 205 किलोमीटर। कितना? 205 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए। ये करेंट अफेयर 2-3 दिन से मैं मेहनत कर रहा था कि आपको करेंट अफेयर का पीडीएफ जो है अच्छा दे दिया जाए, जो कि चांसेस ज्यादा है। फिर मैं पीडीएफ पे मेहनत किया, निकाला एक क्वेश्चन, उसके बाद लगा कि चलो एक क्लास ले लेते हैं, जो कि शायद मैं करंट अफेयर का फर्स्ट क्लास ले रहा हूं। अभी तक मैं करंट अफेयर का कभी क्लास नहीं लेता हूं, तो ये पहला क्लास है। अब पता नहीं कैसा हो रहा, इससे अच्छा हो सकता है, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। कोई एक्सप्लेन वगैरह ज्यादा नहीं कर रहा हूँ अभी। इसी में थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम आएगा, वहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, वहां पे मैं बताऊंगा। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा क्लास। मेन मकसद था करंट अफेयर लेकर आने का, कि लास्ट टाइम पे हमेशा कोई भी एग्जाम जो होता है, बड़ा एग्जाम जिसमें ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो लास्ट टाइम में मैं लाइव क्लास में आता हूँ, बात करता हूँ, आप लोगों से बात करने के लिए आता हूँ, ताकि कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो वो क्लियर हो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप रहे, और पूरा मोटिवेशन के साथ रहें और जाकर एग्जाम दे, एग्जाम अच्छा हो। इसलिए मैं आया हूँ अभी लाइव क्लास में। करंट अफेयर पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। ओके, तो जितना आपके नोट्स है उसको पीडीएफ जो है अच्छे से आप पढ़िए। कुमुद बोल रहे मस्त आंखें खुल रही है। हाँ, करंट अफेयर की पीडीएफ भी जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज टू जनरेट डीप फेक वीडियो। एक डीप फेक वीडियो को जनरेट करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी जो है वो यूज किया जाता है? ओके, बताइए। नहीं सुने होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन जो होता है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। वो न्यूज हमारे पास ना जल्दी आती नहीं है। ये इसका आंसर बी हो जाएगा, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, GAN, ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3% बेबी टेक्निक is primarily used to prevent the transmission of which type of disease? 3 पेरेंट्स बेबी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजीबो गरीब है मामला इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा क्या है। अभी मैं पूरा बताऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम मदर, इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम द मदर। तो ये 3 पेरेंट्स बेबी की बात हो रही है, मतलब 2 पेरेंट्स से मिलके, एक माँ बाप से मिलके बच्चे होते हैं ना,
लेकिन यहाँ पे जो है अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, इसमें ऐसे बताया गया जितना मुझे समझ में आया, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में मुझे, तो जो समझ में आया ये चीज है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज कोई है तो उसको कैसा है कि जेनेटिक से बच्चे में आ सकता है। तो उसमें क्या किया है कि मदर के एक के साथ जो है दूसरा एक किसी मान लीजिए किसी दूसरे को कोई डोनर है जो अपना एग अगर दे रही है, कोई डोनर है, तो उसके साथ मिक्स करके ये चीजें किया जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमआरटी के द्वारा जो है वो होता है, वो इसके नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो वो 3 पेरेंट्स बेबी टेक्निक इसी को बोला जाता है। तो इसमें है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम द मदर। ओके, आगे देखेंगे। द लीगो इंडियन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द डिटेक्शन ऑफ, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है बताइए। ग्रेविटेशनल वेव सुने होंगे, ये तो नाम सुने होंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, आ रहे कमेंट? ओके, चलिए, बैठ के देखते नहीं रहना है, आंसर भी करते रहिए आप लोग, ठीक है। कुछ भी तुक्का मारिए, आंसर आ रहा तो कहिए, नहीं आ रहा तुक्का मारिए। जो यहाँ पे रॉन्ग करेंगे एग्जाम में 100% राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the major advantage of Wi-Fi 7 over its predecessors? इसका मेजर एडवांटेज क्या है? राइट आंसर ए है, इंक्रीज डेटा स्पीड एंड मल्टी लिंक ऑपरेशन। डेटा स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगा, मल्टी लिंक ऑपरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको तो पहले ठीक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको? ओके, चलिए, क्या है? इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू position the country as a global hub for the production and export of green hydrogen. Which ministry is responsible for establishing regulation to certify green hydrogen production using renewable energy source? बताइए, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप आंसर भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, आंसर आप बता देंगे, ठीक है। कौन सा हो सकता है? बी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे जब रिन्यूएबल का बात यहाँ पे कहीं तो भी किया हुआ था, कहाँ किया था? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और हाइड्रोजन प्रोडक्शन, तो इससे ही समझ में आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, which recent advancement in medicine involve the development of vaccine targeting a specific type of cancer? तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, एडवांसमेंट इन मेडिसिन में, जो कि डेवलपमेंट हुआ है वैक्सीन का, जो कि टारगेट कर रहा है स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर का। तो वो किस टाइप के है, क्या नाम है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे बोल ही रहा है कैंसर, तो यहाँ पे क्या होगा? कैंसर वैक्सीन, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक। तो इस टाइप से थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, एग्जाम में अगर जाते हैं तो जाएंगे ही, अगर क्या सबको जाना है, ठीक है। कुछ लोग लास्ट टाइम में सोचने लगते हैं कि इस साल तो नहीं निकल सकता एग्जाम, अगले साल ट्राई करेंगे बहुत बढ़िया से, अगला जो एग्जाम आएगा कोल इंडिया का उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। या कोई भी एग्जाम आता है जब नजदीक आ जाता है तो ऐसा फीलिंग आने लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करके भी बात करते हैं, पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि सर इस बार नहीं हो पाएगा, अभी टाइम कम है, अगली बार के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि अगली बार भी वही दशा होगी, कम ही टाइम मिलेगा। तो जितना टाइम है उसमें पढ़िए, पूरा पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ठीक है, एग्जाम निकल जाता है। ओके, एक स्टूडेंट है, मेरे से बात हो रहा था, तो एक एग्जाम था, वो
एनसीएल का एग्जाम था, 4-5 दिन पहले का कॉल था कि प्रिपरेशन नहीं हुई है सर और सेंटर दूर है, तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं बोला एडमिट कार्ड आ गया तो जाओ, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एग्जाम 50% भी प्रिपरेशन हुआ है तो जाओ। तो बोल रहा कि 50% से भी सर कम है। ठीक है, मैं लाइव क्लास लेता था, मैकेनिकल के स्टूडेंट की बात है, तो मैं बोला कि ठीक नहीं, तुमसे हो सकता है, जाओ एग्जाम में जाओगे तब पता चलेगा। ठीक है, और वो स्टूडेंट का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है एनसीएल में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास जिनका नंबर सेव है, बातें करते हैं, मैसेज करते हैं। कुछ स्टूडेंट का तो पहले से ही मुझे पता रहता है कि इनका सिलेक्शन होने वाला है, डायरेक्ट मैं मैसेज करके पूछ लेता हूँ रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, और उनका सिलेक्शन होता है। अभी भी मुझे पता है किसका किसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट से ज्यादा है मेरे नजर में जिनको पता है कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। टेस्ट जो होता है वो परफॉर्मेंस वो हम चेक करते रहते हैं बीच बीच में, एक्टिविटी देखते रहते हैं। ठीक है, उनका नाम जो है ना, बहुत स्टूडेंट का नाम जो है उस एग्जाम से रिलेटेड सेव भी मैं कर लेता हूँ। और पता नहीं कैसे हो रहा कि जिस स्टूडेंट का नाम मैं सेव कर लेता हूँ उसमें से ज्यादा का रिजल्ट हो जाता है। मैं अपने पर्सनल मोबाइल में जिसका सेव कर लेता हूँ, उनकी एक्टिविटी, बात करने के तरीका, सीरियसनेस, इससे समझ में आ जाता है कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। ओके, तो कोई नहीं, टाइम जितना है उसमें उसको यूटिलाइज कीजिए अच्छे से और एग्जाम दीजिए, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन 2025 विच टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर इंटीग्रेटेड इनटू डेली लाइफ, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्शन, वेरियस सेक्टर। तो ये चीजें पता है आपको, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का जमाना आ चुका है, जो कि मेडिसिन वेडिसिन हर जगह जो है वो घुस चुका है और बहुत यूजफुल भी है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which field has seen breakthrough that include the discovery of the Higgs boson and the capture of black hole images in the past decades? ठीक है, अजीबोगरीब क्वेश्चन है, क्या होगा? पार्टिकल फिजिक्स, राइट आंसर इसका है पार्टिकल फिजिक्स। ओके, कुछ डाउट है आप लोगों का? देख लेता हूं। अच्छा, आंसर कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is Zomato new name after its recent rebranding? Zomato का न्यू नेम जो है, Zomato क्या है? फूड डिलीवरी एक ऐप है, इसका नया नाम कुछ तो भी आया है। देखो सौरभ का भग से आंसर भी आ गया, इटर्नल। अच्छा, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला, बस जीएस से, करंट अफेयर का क्वेश्चन से, बाकी इसके पहले मुझे पता नहीं था। वसीम अख्तर का भी आंसर है, कुमुद का भी आंसर है, सौरभ का भी आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए, पता है आप लोगों को, मुझे पता ही नहीं था। अभी भी तो मैं देखता हूँ जोमेटो वाले ही टी शर्ट पहन के चलते हैं, डिलीवरी भी आता है तो जोमेटो ही वाले ही टी शर्ट पहन के आते हैं। चलिए, इटरनल। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर वॉज द 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर इनोग्रेटेड? कहा 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर जो है कहाँ पे इनोग्रेट हो रहा है, कहाँ पे इनोग्रेट हुआ, बताइए। तो है फरीदाबाद। ठीक है, राइट आंसर है फरीदाबाद, सी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। विच कंट्री रिसेंटली एडेड its first drone and helicopters launching ship Shahid Beheshti to its revolutionary guard fleets? ये कौन सी कंट्री है जो कि रिसेंटली ऐड किया है? पता, ईरान, चाइना, रसिया, टर्की। कौन कर सकता है? ये कर सकता है क्या? नहीं, कुछ लोगों के पास तो पहले से ही है। ठीक है, तो ये है ईरान, राइट आंसर है ईरान। ओके, नेक्स्ट देखेंगे।
Which country has launched the first clinical trial for a vaccine targeting the Sudan species of Ebola virus? नाम सुने थे बहुत पहले, 4-5 साल 6 साल पहले इबोला वायरस का। तो ये कौन सा कंट्री है जो कि वैक्सीन जो है कि टारगेट वैक्सीन लॉन्च किया है? तो है युगांडा। कहा गया? ये ऑप्शन है युगांडा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। Which Indian quick commerce startup become the world's second most downloaded food and drink app in 2024? ये कौन सा ऐप है जो कि फूड एंड ड्रिंक ऐप जो है, जो कि ये डिलीवरी ऐप है शायद से, क्विक कॉमर्स स्टार्टअप का है, जो कि सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड है, वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है ये। सब लीगल वाले नहीं है, एचआर वाले हैं मैक्सिमम। अच्छा, ब्लिंकिट प्लस जोमेटो जो है वो इटरनल है। हाँ, ब्लिंकिट जेप्टो, ब्लिंकिट ही जेप्टो है क्या? दोनों आंसर नहीं, एक आंसर देना है। हाँ, बबीता कुमारी का राइट आंसर है, नम्रता गुल्हाने का भी राइट आंसर है, और ऐश्वर्या गौतम का भी राइट आंसर है। इसका है जेप्टो, जो सेकेंड वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है जेप्टो। ठीक है, जब मैं पढ़ा तब मुझे पता चला, मैं खुद अभी तक डाउनलोड नहीं किया हूँ। और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है। बताओ, आप लोग डाउनलोड किए हैं? कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही इसकी। आप लोग को जरूरत पड़ती है इसकी? हाँ, जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी है, जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, तो ये जेप्टो है। सबसे पहले जो है केएफसी या डोमिनोज है। केएफसी फर्स्ट नंबर पे जो ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड है, फिर डोमिनोज सेकंड नंबर पे है। नहीं, केएफसी एंड डोमिनोज का दोनों का ही फर्स्ट रैंक है, और सेकंड इसका दिया गया है जेप्टो। ठीक है, 2024 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has launched initiative likes निर्भया काधी मोगेल्हा जिया? ठीक है, ये किसी स्टेट का भाषा है, ये कुछ मीनिंग होगा, मोगेल्हा जिया एंड बिरंगना योजना फॉर एडोलेसेंस गर्ल वेलफेयर। तो एक किस स्टेट के बारे में बात हो रही है, कौन सा स्टेट जो है वो लॉन्च किया है? तो वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। तो वो मेनली फोकस किया है चाइल्ड मैरिज जो है उसके वो प्रिवेंट करने के लिए, उसके बचाव के लिए। ठीक है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, उसके ऊपर उसको कम करने के लिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाने के लिए, यंग गर्ल जो है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ओडिशा स्टेट जो है वो लॉन्च किया है। ओके, सुमन घातवरी, घातवरी सरनेम है, सुमन घातवरी, ये उड़ीसा के हैं। अच्छा, सही है, तो आपको पता रहना चाहिए। और उड़ीसा का कोई एग्जाम आएगा लोकल, तो उसमें तो समझिए कि स्टेट के एग्जाम में 100% में क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, यहाँ का नहीं बता सकता यहाँ आएगा या नहीं आएगा, बट उड़ीसा के कोई एग्जाम आता है तो उसमें 100% होगा। और उड़ीसा पावर प्लांट का भी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिक्रूटमेंट निकलता है उसमें भी एचआर की बहुत सारी सीट निकलती है। 1.5-2 साल पहले आया था, इस साल भी आने की उम्मीद है। ओके, वेयर वाज द 10th अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल इनोग्रेटेड? कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल? तो ये हुआ था ईटानगर। ओके, कहा गया? ईटानगर, सी ऑप्शन है ईटानगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब जो अभी पढ़ा रहे ना, अभी जो है क्वेश्चन ज्यादा आएगा, और अभी इसके बाद 15-20 मिनट आप पढ़ेंगे,
उसको क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है इसके बाद जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, ये बताइए आंसर। क्या है? Who won the gold medal in the 50-meter rifle 3 position main event at the 30th नेशनल गेम्स? कौन है भाई ये, बताइए। तो ये है, नाम है इनका नीरज कुमार। नीरज कुमार को नीरज चोपड़ा के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, नीरज चोपड़ा के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये नीरज कुमार है। और नीरज चोपड़ा का आपको पता है किसमें है, भाला फेंकने में, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which state was hosted the 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल इन 2025? ठीक है, अब देखिए इस टाइप से आंसर जब आता है तो सबसे पहले ये देखना है खजुराहो कहाँ है। तो आपको पता है एमपी में है, तो मध्य प्रदेश ही आंसर होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये अभी अभी हुआ था, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक, हुआ नहीं था अभी, हाँ हुआ था 20 फरवरी से 26 फरवरी 2025 को, अभी अभी कंप्लीट हुआ फरवरी में, ठीक है। लिख देता हूं मैं 20 to 26 फेब 2025 ये हुआ था अभी, ओके। डेट भी कहीं आ सकता है, कब से कब तक था। नेक्स्ट देखते हैं, which country successfully launched the China Sat 10R communication satellite in the February 2025? कौन लॉन्च किया होगा भाई, जिसके नाम में ही चाइना सैट 10R है, यहाँ नाम में भी है चाइना सैट 10R कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो कौन लॉन्च करेगा, इंडिया थोड़ी करेगा, चाइना ही करेगा, रसिया भी नहीं करेगा, चाइना, ठीक है, नाम में ही है उसके। तो इस टाइप से क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये भी जो है वो 22 फेब को लॉन्च हुआ था, 22 फेब 2025, इसलिए ये रिसेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अफेयर्स का के क्वेश्चन में आता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स सुने होंगे, तो इंटरनेशनल अफेयर में ये आएगा, ओके। Which country resumed free trades negotiation with India after discussion between their prime minister? ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ डिस्कशन हुआ एक दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और फ्री ट्रेड निगोशिएशन पे डिस्कशन हुआ। तो किसके प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई, तो वो है यूके के, यूनाइटेड किंगडम। तो राइट आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which bank has become the official banking partner of the प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI? बताइए कौन से बैंक है ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर? तो ये है इंडस इंड बैंक, राइट आंसर है बी, इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ओके। चलिए सही आंसर आता है, HDFC बता रहे हैं, नहीं इंडस इंड बैंक है, ओके। चलिए सही है, तो इंडस इंड बैंक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, विच कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इट्स नॉर्दर्न रीजन सिंकिंग ड्यू टू इट्स टेक्टोनिक शिफ्ट? कौन से कंट्री है, तो इराक है, राइट आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, which state in India has recently received its 8th airport with approval from DGCA?
डीजीसीए जो है वो अप्रूव करता है, एयरपोर्ट कहीं भी बनना होता है तो डीजीसीए अप्रूव करता है, ये आपको पता होगा। डीजीसीए क्या है? फुल फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो ये हुआ मध्य प्रदेश में जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट है रहेगा। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश, राइट आंसर एमपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which organization has set up panel to drive the modernization of एम्स न्यू दिल्ली? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बताइए? कोई मेडिकल एसोसिएशन ही होगा? नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, इसके लिए कौन सा सेटअप पैनल हुआ है? अलग आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा लोग आंसर कर देंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लेकिन नहीं, इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग। एयरपोर्ट अथॉरिटी की वैकेंसी तो आई हुई है, अभी अभी तो फॉर्म फिलअप हुआ, अभी एग्जाम होने वाला है 2 महीने में। एचआर की वैकेंसी ऐश्वर्य गौतम बोल रहे हैं, आपका कौन सा ब्रांच है? एचआर ही है ना? ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए फिर से। ये है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम, और जो ये टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। हो सकता है कि अभी जो आप पढ़ने जाएंगे 15 मिनट जो पढ़ेंगे इसी में से 2 क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, इसी में से आ सकता है। तो नेक्स्ट 15 मिनट बहुत ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है। देखो, एक का आंसर भी आ गया कुमुद का भी। अच्छा, ऐश्वर्य गौतम बोल रहे लीगल का शायद वैकेंसी ध्यान नहीं है, अभी शायद आया था, नहीं आया होगा तो फिर से आएगा। ठीक है, देखो आंसर भी आ गया कुमुद का। ओके, और देखते हैं उनका राइट है क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना? धन्य धन्य कृषि योजना का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइम मिनिस्टर का? तो वो है कि प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज करने के लिए, शायद ये राइट आंसर बी हो जाएगा। इनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। जहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट में लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में, तो वहां पे इनहांस करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना है प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, मान लीजिए कहीं 5 केजी किसी कोई लैंड है जहाँ पे 5 केजी गेहूं हो रहा, तो कोशिश करेंगे कि 15-20 किलो हो जाए, तो वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, फसल की प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन एम्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस लाइक तूर, उड़द एंड मसूर? एक मिशन चला है जो कि अचीव करना सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस। ठीक है, खुद उगाओ खुद खा लो, नहीं, तूर, उड़द एंड मसूर, या कहीं से बाहर से हमें मंगाना ना पड़े, इतना हमारे पैदावार हो जाए कि हम खुद ही अपने यहाँ लगाएं और खाएं, बाहर से कहीं से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका बी है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये हिंदी में लिखा रहता तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भर भारत नहीं समझ लेना है, आत्मनिर्भरता है। ठीक है, पल्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the focus of the rural prosperity and resilience program? तो कैसा फोकस है, किस टाइप का, नाम से ही पता चल जाएगा।
रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस पे फोकस है, रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which scheme aims to promote regional language education by providing digital टेक्स्ट बुक? बताइए। ये सारे गवर्नमेंट का जो स्कीम है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो। ओके, तो इसका हो जाएगा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। राइट आंसर बी है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग? बताइए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इक्विप यूथ विथ इंडस्ट्री अलाइन स्किल। ओके, राइट। हाँ, नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी तक जो लोग लाइव क्लास देख रहे हैं, जो कोल इंडिया का एग्जाम देने वाले हैं और अभी लाइव क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी खासी है और कॉन्फिडेंस में है, तभी लाइव क्लास देख रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो हड़बड़ी में बहुत होंगे कि लाइव क्लास में टाइम वेस्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी पीडीएफ एक एक सिलेबस इतना बचा है उतना बचा है सब पढ़ लेते हैं, उनका भी सही है, लेकिन जो लाइव क्लास में बैठे हैं अभी देख रहे हैं वो ज्यादा ये है, कॉन्फिडेंस में है और आप लोगों का एग्जाम निकलने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, और कुछ लोग हैं जिनको टाइम नहीं है, अभी कहीं बिजी होंगे, कहीं जॉब पे होंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन आज से कल तक वो भी देख लेते हैं रिकॉर्डेड, तो समझिए सीरियस है, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बार बोलूंगा कि जो बिजी हैं, जो अभी नहीं देख पा रहे हैं जॉब की वजह से, कोशिश करिए 2 4 5 दिन जो बचा हुआ है ना उसमें छुट्टी ले ले, कोई भी बहाना करके छुट्टी ले ले और पढ़ाई कर ले, क्योंकि आप एग्जाम फॉर्म भरे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं कोल इंडिया का या कोई भी, तो इसका मतलब है, और आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी भी होगी, लेकिन इसका मतलब है कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें, इसका मतलब है कि आप अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है और कोई अच्छा जॉब आप चाहते हैं, जो पीएसयू का तो बेस्ट जॉब है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि कहीं जॉब अच्छा हो, तो इसके लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो 2 4 5 दिन छुट्टी ले लीजिए, रिस्क ले लीजिए, कुछ पैसे कट जाएंगे, कट जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन पढ़िए लास्ट में छुट्टी मारकर। ठीक है, हाँ, लाइव क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइव क्लास क्या है कि आप देख लेते हैं, एक बार सुनते हैं ना, कानों को याद रहता है। आप कहीं एग्जाम में जाएंगे, हो सकता है कि कोई एग्जाम 6 महीना बाद आप दे रहे हैं, कुछ बातें यहाँ से याद आ जाएगी और वहां आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलता है, कोई भी स्टडी जो होता है ऐसे ही रहता है। आज पढ़े जिस एग्जाम के लिए, हो सकता है कि इस एग्जाम के लिए ना आए लेकिन दूसरे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which initiative aims to foster STEM innovation in school by establishing lab? STEM का फुल फॉर्म आपको पता है? STEM का फुल फॉर्म है, यहां लिख देता हूं, साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, STEM, M फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, STEM इनोवेशन इन स्कूल बाय एस्टेब्लिशिंग लैब्स। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है अटल थिंकिंग लैब एक्सपांशन। ये भी नाम से ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस समय में, जिस समय में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय में कहीं भी
अटल नाम आ गया तो समझिए कि वो राइट आंसर है। किसी भी ऑप्शन में आ गया तो समझिए कि राइट आंसर है अभी इस समय में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं। तो ठीक है, अटल थिंकर लैब एक्सपांशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जहां पे बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में 50,000 से ज्यादा लैब जो है बनवाने का रखी है, योजना है उनका। जबकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बंद होते जा रहा, पेंट नहीं हो पा रहा, प्लास्टर नहीं हो पा रहा, टेबल चेयर टूटा फटा है, वो बन नहीं रहा, लेकिन लैब बनेगा 50,000 से ज्यादा। ठीक है, तो अच्छी बात है नहीं। चलिए और देखते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम, पोषण, ठीक है, पालन पोषण जो बोलते हैं वो वाला पोषण। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, माल न्यूट्रिशन को हराना है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन को हराना है, कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन को हराना है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कुपोषित नहीं होना चाहिए कहीं भी बच्चा, कुपोषित नहीं होना चाहिए, इसलिए आंगनवाड़ी में जो है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण जो 2.0 स्कीम स्टार्ट हुआ, जो पहले से भी, बहुत पहले से भी स्टार्ट है, मुझे लगता है कि 15-20 साल पहले से स्टार्ट है। ठीक है, बहुत जगह मिल रहा, बहुत जगह नहीं भी मिल रहा है। तो ये जो है कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन जो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 स्टार्ट किया गया है, ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये बच्चों के लिए है, साथ साथ प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग वोमेन जो है, जो मदर जो है जो उनके छोटे बेबी हैं जिनको फीड करा रही है, ठीक है, जो बच्चे दूध पी रहे हैं, और जो वो मदर है उनके लिए भी ये स्कीम है, और प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी स्कीम है, चिल्ड्रन के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ। ठीक है, और एडोलेसेंस जो गर्ल्स है उनके लिए भी ये स्कीम है। ठीक है, 2.0 स्कीम में पहले सिर्फ बच्चों के लिए ही था स्कूल में, राइट। आगे देखते हैं, तो इसमें क्या है कि माल न्यूट्रिशन से कैसे लड़ा जा सकता है कि जो सफिशिएंट न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा उनको, कि जितना खाना पानी, दाल कितना चाहिए, चावल कितना, सब्जी कितना मिलना चाहिए उसको, तो वो मिले। ठीक है, कि बच्चा कुपोषित ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which program aims to address डॉक्टर शॉर्टेज बाय इंक्रीजिंग एमबीबीएस सीट्स। एक प्रोग्राम है जो कि जिसका एम है कि डॉक्टर का जो शॉर्टेज है अपने कंट्री में उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है जो है मेडिकल एक्सपांशन, एक प्रोग्राम निकल कर आया है, मेडिकल नहीं, ये नहीं होगा, मेडिकल एजुकेशन एक्सपांशन है, राइट आंसर यही है, मेडिकल एजुकेशन एक्सपांशन, जिसमें है कि 10,000 से ज्यादा सीट को 2025-26 में 10,000 सीट्स जो एडिशनल सीट्स एमबीबीएस के रखने वाले, मतलब जो सीट पहले से है वो तो रहेगा ही, 10,000 और 2025-26 में। ठीक है, मतलब आपके घर में, आपकी तो एज निकल गई है, आप सभी की पढ़ लिए आप लोग, जो भी कोई मेडिकल करना चाहता होगा तो उसके लिए खुशखबरी है, अगर ऐसा हो पाता है तो 10,000 ज्यादा सीट बढ़ जाती है, मतलब समझ रहे हैं कि बहुत लोगों का चांसेस है, कट ऑफ भी कम जाएगा मेडिकल का। और यही 2030 तक प्लान है गवर्नमेंट का कि 75,000 सीट्स जो है, 75,000 सीट्स और इंक्रीज होगा एमबीबीएस के लिए, ताकि डॉक्टर का शॉर्टेज न रहे हमारे कंट्री में। ओके, 70,000 75,000 सीट्स का बात चल रहा है 2030 तक, अभी 2025-30 में सिर्फ 10,000 का है। ठीक है, तो थोड़ा कर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि किस तरह से पूछ रहा है। 25-26 अगर ऐसा पूछा जाएगा तो ये 10,000 है, एडिशनल सीट्स जो है इंक्रीज होगा। अगर 2030 तक का अगर एम पूछा जाएगा तो यहाँ पे है जो 75,000 है, 75,000 एडिशनल सीट्स जो है वो लाने की बात किया जा रहा है। ठीक है, अब हो पाता है कि नहीं देखते हैं।
2030 से 2050 भी हो सकता है, बता नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम कैसा होता है आप सबको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज स्कीम। तो इसका पर्पज क्या है। क्रेडिट कार्ड एक मिल रहा जो कि है माइक्रो माइक्रो इंटरप्राइजेज स्कीम, इसका जो पर्पज क्या है। ठीक है, इसका पर्पज क्या है। तो इसका पर्पज है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर माइक्रो इंटरप्रेनर। मतलब छोटे छोटे जो इंटरप्रेनर हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप वाले हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड का मिल रहा है शायद से। तो उसका पर्पज यही है कि उनका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बूस्ट करना है, ताकि थोड़े से पैसे वैसे उनको लोन के टर्म में लोन दे देना है, ताकि उनकी स्टार्टअप जो है छोटे छोटे बिजनेसमैन का उनका आगे बढ़े, बूस्ट हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भी फिर से बता दूं, आप लेने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से। राइट, आगे देखते हैं। Which state launched the food processing program for development of clusters? कौन सा स्टेट है जो कि फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को एक या लॉन्च किया है, बताइए यहाँ पे। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, राइट आंसर सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। राइट, आगे देखते हैं। Which company partner with Meetwise, a startup hub MSH for the XR startup प्रोग्राम, बताइए। तो ये है मेटा। ठीक है, मेटा है। मेटा का नाम सुने होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे आता है मेटा। कुछ हमें नहीं आता तो उससे पूछ लेते हैं और वो भी गलत बता देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत चीजें सही बताता है लेकिन बहुत सारी चीजें गलत भी बता देता है। ओके, 12th, MISTI announced in the Union Budget 2023 is related to which field? मिस्टी जो है अनाउंस हुआ है यूनियन बजट में 2023 में अनाउंस हुआ था, वो उसका किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। तो ये है मैंग्रोव प्लांटेशन के से रिलेटेड है। राइट आंसर बी हो जाएगा, मैंग्रोव प्लांटेशन। ओके, आगे देखते हैं। द एबवॉक cluster, the first to be completed under the श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ठीक है, SPMRM इज इन विच स्टेट, ये कौन से स्टेट में हुआ था। ओके, तो ये है मिजोरम। मिजोरम याद रखेंगे आंसर। ठीक है, मिजोरम। 10 मिनट में और कंप्लीट कर लेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस 10 मिनट आप बैठे रहिए, इसमें कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। बोर तो नहीं हो रहा है ना। नहीं, चलो सभी लोग बैठे हुए हैं। चलिए, जो है पहले से वो है अभी भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। जो चीज इंग्लिश हिंदी वाली चीज इंग्लिश में लिखा रहता है तो पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका है उत्तराखंड। उत्तराखंड, राइट आंसर सी, उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The power of ministry launched a plan to develop a power transmission system for integrating how much green energy by 2030। ठीक है, पावर मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च किया है एक प्लान जो कि बोल रहा है कि पावर ट्रांसमिशन जो है ग्रीन एनर्जी का वो भी
तो 2030 तक हम इतना बढ़ा लेंगे। तो कितना बढ़ा लेंगे, कितना टारगेट रखा है, तो 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। 500 गीगावाट, 500 GW, ठीक है, इतना का टारगेट है 2030 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टारगेट का क्या है, गवर्नमेंट स्कीम का बताया पहले कि ये चलते रहता है, इलेक्शन आते रहते हैं, फिर टारगेट का डेट जो है वो बढ़ते रहता है। ओके, चलिए। As per the new norms announced by UGC, what is the tenure of undergraduate program? UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, वही भी किसी का भी एप्लीकेशन जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का वही देता है यूजीसी। तो उसका न्यू नॉर्म्स है कि ग्रेजुएशन जो 3 साल का था वो 4 साल का होना चाहिए अब। और एनईपी में देखे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसमें भी है कि 4 इयर्स का वो होना चाहिए। तो राइट आंसर डी है, 4 ईयर। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। Dare to Dream contest is an initiative related to which field? Dare to Dream contest जो है इनिशिएटिव वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, कौन से है, तो ये डियर टू ड्रीम कहाँ हो सकता है, डिफेंस, ठीक है, तो वो है डिफेंस। राइट आंसर सी, डिफेंस। ठीक है, ये डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, इसके द्वारा ये इनिशिएटिव हुआ है, डीआरडीओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which union ministry implement the faster adoption and manufacturing of electric vehicle FAME scheme? कौन सा मिनिस्ट्री हो सकता है, नाम से ही आपको थोड़ा अंदाजा लगा लेना है और तुक्का मार देना, नहीं भी पता है तो अब तुक्का मारेंगे वो सही हो सकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। लेकिन ये भी है कि पहली बार इस इंडस्ट्री का नाम सुना जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें तो हमने सुना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? तो ये क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करने वाले हैं इन लोग पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में? तो इसका राइट आंसर है बी, टू रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। ओके, याद कर लीजिए। Which of the following is the target group for the PM किसान सम्मान निधि योजना? बताइए इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो ये है मार्जिनल फार्मर के लिए। तो ये है मार्जिनल फार्मर, यानी कि जो ऐसे फार्मर जो कि बहुत दबे हुए हैं, गरीब हैं, मार्जिनलाइज हैं, जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उनके लिए ये टारगेट है। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, अब उनके तक खबर पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय विच ईयर? ये हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है 20-25 साल से, हमेशा से, कि प्रधानमंत्री का ये कि योजना होता है कि जो कि इतने साल तक सबके घर हो जाएगा, पक्का मकान सबको मिलेगा। ठीक है, सबको पक्का मकान मिलेगा। तो ये था 2024 तक ही सबको मिल गया है क्या? देखिए डी है आंसर, 2024, और ये 25 चल रहा है, तो इसके हिसाब से हो गया होगा सबके अपना घर, है ना? बताइए।
तुम बोल रहे हैं एक्सटेंशन मिलते रहता है ना। सबके पक्के मकान हो गए हैं, आपके आसपास कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका कच्चा मकान हो, किसी को आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि 2024 तक ही ये टारगेट था प्रधानमंत्री आवास योजना का, और हम लोग अभी 2025 में हैं। ऐश्वर्या गौतम बोले सर आपके जोक्स अच्छे हैं, थैंक यू, लेकिन जोक्स मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है मैं खुद ही हंसने लगता हूँ पढ़कर, तो चीजें मैं बता देता हूँ आपको, और जो सच्चाई है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। मैं रोस्टिंग बजट ऑफ गवर्नमेंट रोस्ट मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो पता चला कि पढ़ाना ही मेरा बंद करवा दिए। नहीं, और मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी के गवर्नमेंट की बातें कर रहा हूँ, आजादी के बाद से ही बातें कर रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट रही है, ठीक है। मैं गवर्नमेंट का जो प्लान है उस पर बात कर रहा हूँ, कि किसी पार्टी के प्लान पे नहीं कर रहा हूँ बातें, कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई भी, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पे बातें कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की स्कीम पे बातें हो रही है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना जो पहले चलता था वही नीति आयोग है अभी, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना, जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर चुका हूं ना, तो यूपीएससी का जब प्रिपरेशन करते थे तो सारे पंचवर्षीय योजना जो है जब से स्टार्ट हुआ था आजादी के बाद से, तब से पढ़ते आ रहे हैं, तब पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा भी गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। ये 5 साल में ये कर लेंगे, ये 5 साल में ये कर लेंगे, वो होता है, डेट बढ़ते रहता है। तब थोड़ा सा दिमाग खुला कि अरे ये तो होता नहीं है, सिर्फ पेपर पे ही हो रहा है, और हमें जो है पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। हमारे गांव तक तो खबर ही नहीं पहुंची कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको इतने लाख मिल गए, सबको पक्का मकान मिल गया, है ना। 2 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिल गया, 50 करोड़ को सब गैस सिलेंडर फ्री में मिल गया, और पता चल रहा आसपास तो हमें तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो हंसी आती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सबको पक्का मकान मिल गया होगा, पक्का मकान कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हाउसिंग सबको दे रहा है, तो कच्चा मकान तो आजकल बन ही नहीं रहा, पक्का ही बन रहा है, उसी को हाउस बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबको मिल गया है 2024 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अंडर विच स्कीम डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू SC/ST स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। एक स्कीम है गवर्नमेंट का जिसमें SC/ST स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए उनको हेल्प किया जा रहा है, मतलब कुछ लोन वगैरह जो है वो मिलेगा, मदद मिलेगा। ओके, तो वो स्कीम का नाम क्या है? तो वो है सी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक जो है 10th पास, जो मैट्रिकुलेशन उसको बोलते हैं, तो 10th पास हो जाने के बाद हायर एजुकेशन के लिए उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब उनको लोन वोन पैसे वैसे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आप लोग में से हैं, आप लोग एलिजिबल है तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। या आपके घर में कोई अभी 10th पास कर लिया हो, 12th पास कर लिया हो, हायर एजुकेशन के लिए आप लोग अप्लाई करिए, खोजिए, सर्च कीजिए कि कहाँ मिल रहा और लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द आत्मनिर्भर भारत अभियान वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू विच इवेंट, ठीक है। एक इवेंट था, उसमें आत्म भारत निर्माण अभियान लॉन्च हुआ था, वो कोविड के समय, कोविड-19 आया था, ठीक है। उसमें बहुत लोग परेशान थे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, लोग मर रहे थे, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया, नहीं तो कोविड-19 पेंडेमिक में। ओके, वो सभी याद ही होगा आप लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बस 2-3 और क्वेश्चन है, बैठे रहिए। Which scheme focus on providing health insurance for economically vulnerable people, ठीक है।
कौन से स्कीम के अंदर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये हो रहा। कार्ड वर्ड आप लोग का बना ना, ये तो आप ही आंसर बताएंगे, सबके कार्ड बन गए हैं ना, मेडिकल कार्ड वर्ड, ठीक है, सबको आंसर पता होगा, बताओ। देखो कुमुद का आंसर राइट आ गया, आप सभी जाकर लाइन में लगे होंगे, बनवाए होंगे कार्ड, नहीं? हाँ देखो आ गया आंसर इनका, आयुष्मान भारत। कोई अप्लाई किया क्या कभी मेडिकल में? जिसका जो बनवाए होंगे वो अप्लाई किया क्या? मैं तो देखा भी नहीं कि कैसा है, कैसा कार्ड बनता है। और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में एलिजिबल है भी कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, अब जो लोग यूज किए होंगे वही बता पाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पूरा भरोसा है उसी पे मुझे। बाकी कुछ लोगों से फीडबैक मिलेगा तभी मैं यहाँ कुछ बोल पाऊंगा, ठीक है? तो अभी नहीं बोलता हूँ ज्यादा। आयुष्मान भारत एक मेडिकल कार्ड जैसा जो है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड की है, कि 7 से 5 लाख तक उसका स्कीम है, कि अगर कुछ आपको होता है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जाते हैं, 5 लाख तक जो है हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कैशलेस आपका ट्रीटमेंट होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है? अच्छा देखो कुमुद बोल रहे सर नाम दिखाता ही नहीं है पोर्टल में, इन एलिजिबल आता है। हाँ इसलिए मैं पूछ रहा था, ठीक है, ठीक है। पहले हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, उसमें फैसिलिटी दिया नहीं जाएगा, जो पब्लिक है उस हिसाब से गवर्नमेंट फैसिलिटी दिया नहीं जाएगा, प्राइवेट ज्यादा से ज्यादा खुलेगा और उस पर हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड, है ना? तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का करेंगे क्या? उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही ज्यादा से ज्यादा हो और सबको प्रोवाइड करे, और यहाँ तक कि जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है, उस पर भी 18% का जीएसटी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस की क्या करेंगे कोई? जब दवाई खरीदने जाइए, मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी खरीदने जाइए, 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो उसको बेड बढ़ाया जाए और जीएसटी जो है कम किया जाए, खत्म किया जाए। मेडिकल और एजुकेशन पे तो नहीं होना चाहिए ना कम से कम, लेकिन कमाई इसी में है। एजुकेशन पे भी 18%, 18% का जीएसटी है, और मेडिकल पे भी कम से कम मेडिकल से तो हटा ही लेना चाहिए, ठीक है? चलिए जाने दीजिए, आगे बात करेंगे हम लोग इस टॉपिक पे। ओके आगे देखिए, ये द स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्राइमरली एम्स टू प्रमोट। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो कि क्या कर रहा है, ये स्टार्टअप एक है रूरल एरिया के लिए, वो निकाला गया है, तो राइट आंसर है ये डी होगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एससी एसटी एंड वुमन इंटरप्रेनर के लिए है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सॉरी इसको करेक्ट कीजिएगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है? जो बिजनेस कर रहे हैं एससी एसटी और वुमन इंटरप्रेनर, जो लेडीज जो है उनके लिए ये प्लान है, ठीक है? वो गवर्नमेंट से कुछ लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ओके? द स्वच्छ भारत मिशन फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वच्छ भारत मिशन जो है किस पे फोकस किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है? इंप्रूविंग सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, ठीक है? कहा गया? राइट आंसर सी हो जाएगा, इंप्रूविंग सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, ठीक है? स्वच्छ भारत अभियान मिशन इसी के लिए है, ओके? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द उज्ज्वला योजना? उज्ज्वला योजना स्पेलिंग देखिएगा, एक और योजना है उजावाला, ठीक है? अभी ध्यान में नहीं आ रहा तो वो देखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छे से। तो इसका आंसर जो है सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है? एलपीजी सिलेंडर के लिए ये योजना लॉन्च हुआ था, कि एलपीजी जो है सभी गरीबों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, वुमन जो है, औरत है जो बीपीएल में है, आती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, उनको फ्री एलपीजी दिया जाए,
ठीक है, कुकिंग गैस। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंप्लीट हो गया हमारा वहीं तक। ये जो क्वेश्चन इसके बाद आपको दिख रहा है वो न्यू सीईओ एंड चेयरमैन से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। ओके, क्योंकि इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है उसके आने की संभावना जो है बहुत कम है। गवर्नमेंट स्कीम ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है और कुछ इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल अफेयर, ठीक है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक्स एंड ऑथर से भी आता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने कवर कर लिया, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एक बार आप रिवाइज करेंगे इसको, जो मैं 150 के आसपास आपको क्वेश्चन का पीडीएफ देने वाला हूं, तो आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा उम्मीद रहेगा कि कुछ जो है 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आए और आप क्वेश्चन कर लें। इतना प्रिडिक्टेबल ऑप्शन होगा क्या? कैसा प्रिडिक्टेबल? हाँ, ऐसा ही होता है। जीके, जीएस, करंट अफेयर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपको पीडीएफ पढ़ लेना है। ओके, 1 घंटा इसमें टाइम देंगे, 150 के आसपास पीडीएफ जो है आप पढ़ लेंगे। ओके, और पूरे कॉन्फिडेंस में रहना है। ओके, तो ये नहीं बता रहा हूँ तो इसलिए इसी पे हम लोग रहेंगे, यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, तो आप पूरा कॉन्फिडेंस में रहिएगा। इसलिए मैं आज लाइव क्लास में इसलिए आया, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाने नहीं आया। करंट अफेयर का पूरा इस लास्ट टाइम पे तो आपको पीडीएफ ही दे देता, वो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन आप लोगों को से बातचीत करने आया, थोड़ा मोटिवेट करने आया। कि कोशिश है कि बस मोटिवेट हो जाए, लेकिन मोटिवेशन तो सिर्फ अपने अंदर से आती है, किसी के देने से नहीं आती है। बट एक ही चीज बोलूंगा, जो हमारा एक्सपीरियंस है इतने दिन से पढ़ाने का, स्टूडेंट से बात करने का, जो एग्जाम दे रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट हमारे क्वालिफाई किए हैं, अच्छे अच्छे जॉब में है, अच्छे पीएससी में है। तो एक ही चीज है कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप लास्ट टाइम तक बनाए रखें, नहीं तो 50% से ज्यादा स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जब आता है ना, एडमिट कार्ड हाथ में आता है, एग्जाम डेट आता है, उस दिन 50% स्टूडेंट हिम्मत हार जाते हैं कि अब नहीं होगा, अगले साल देखते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। मैं बताया हूँ, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे बात किए हैं, ठीक है, बात बहुत बार करते रहते हैं, मतलब 2-2, 3-3 साल प्रिपरेशन जो है मेरे से किए हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, उनका अभी जाकर जॉब लगा है। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस में रहे, लगे रहे, जॉब हुआ, एग्जाम क्रैक होता है। तो कितनी भी पढ़ाई हो, मतलब एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, 2-4 स्टूडेंट है जो मेरे संपर्क में है, अभी भी बात होती है। ठीक है, तो फुल कॉन्फिडेंस में रहना है, जितना पढ़ाई हुई है उसी में जाकर एग्जाम देना है। वहां 3 घंटा जो है वही आपको डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो कोई लोड नहीं लेना है। हाँ, लास्ट चीज है कि मॉक टेस्ट सभी जरूर सॉल्व करके जाएगा। मॉक टेस्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जरूर करके जाइए, एग्जाम आपका अच्छा होगा। ओके, और एक क्लास शायद से है, कल कंप्लीट हो जाएगा। और एचआर का अभी यहाँ लाइव क्लास नहीं लेंगे, अभी ज्यादा से ज्यादा आपके पीडीएफ नोट्स देंगे, और भी एमसीक्यू मैं 2 दिन के अंदर जो और जीके जीएस का एमसीक्यू है, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल के रखा हूँ, वो आपको शेयर करूंगा, आप लोगों को दूंगा। ठीक है, क्लास जो है ये लास्ट रखिए, क्योंकि क्लास अब लास्ट टाइम पे मैं भी बोलता हूँ कि क्लास ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसलिए ये इतना फास्ट लिया, नहीं तो ये इतना क्वेश्चन पढ़ाने में कम से कम 3 घंटा टाइम देना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी है कि हम फटाफट रिवीजन किए। ओके, तो चलिए मिलते हैं। आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और एग्जाम दीजिए, फिर बताइए एग्जाम कैसा हुआ। और आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो मैसेज के थ्रू कहीं भी जरूर आप बताइए। ठीक है, 90% स्टूडेंट नहीं बताते हैं और हम लोग पूछने भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जो बताते हैं, कुछ कुछ लोग फोटो भेज देते हैं, उनका पब्लिश करते हैं। ठीक है, कि ये हमारे स्टूडेंट है, एग्जाम निकाले हैं। बाकी किसी का डेटा हम लोग नहीं रखते। आप लोगों में से कोई भी होगा जो जिसका डेटा हम नहीं रखे हैं, आपका मोबाइल नंबर और नाम के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। आपका नाम भी आपका नाम है या नहीं ये हमें नहीं पता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ हम नहीं लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो आप एग्जाम निकाले तो खुशी खुशी बताइए, बाकी स्टूडेंट को भी हम बताएंगे, उनको पता चलेगा कि आप एग्जाम निकाले। और हो सके तो आप एक इंटरव्यू भी दीजिए, आप स्टूडेंट को, आने वाले स्टूडेंट को बताइए
कि आपने कैसे एग्जाम क्रैक किया, कैसे प्रिपरेशन किया, कि वो भी कुछ आपसे सीख सकें। तो जो भी हम सीखते हैं, हमारा आगे भी एम होना चाहिए कि हम अपने जूनियर्स को चीजें जो है हम बताएं, हम अपनी गलती भी बताएं और हमारी जो अच्छाई है वो भी बताएं। ओके, तो चलिए आप लोग एग्जाम दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पीडीएफ जरूर ऐड कर देंगे जितना जल्दी हो सकता है। ओके, थैंक यू आप सभी को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.